बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए, इन द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में न आया और बोला, अब मैं लाल बिहारी के साथ इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। बेनी माधव, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल चूक हो उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। पर सिरकंठ, उसकी इस दुष्टता को कदापि नहीं सह सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए। मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि सिरकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले, पान खा ले। बाप का भी वो इतना मान न करता था। सिरकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे डांटा तक न था। जब वह इलाहाबाद से आते थे तो उसके लिए कोई न कोई वस्तु अवश्य लाते थे। मुकुंदर की जोड़ी भी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़ जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में जाकर उसे गले लगा लिया था। पूरे 5 रुपये लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी गलानी हुई और फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं, अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी। देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे क्या बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने पाया। मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि सिरकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बातें कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया और रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे किसी को यह पता न चले कि वह रो रहा था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। अब वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए अब मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंद के द्वार पर खड़ा था, उसी समय सिरकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी और स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वो मन में अपनी पति पर झुंझला रही थी, यह कितने गर्म होते हैं। और उस पर भय भी लगा हुआ था, कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को न कहते तो कैसे और क्या करूंगी। इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़ा यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना,
उसका रहा सा क्रोध भी पानी पानी हो गया और रोने लगी। कदाचित मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं। सिरकंड को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बिहारी बाहर खड़े रो रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुलाओ, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से झगड़ा उठाया। मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गलानी हो गई है, ऐसा न हो कहीं चल दे। सिरकंड न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर कर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, ना, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूं। आनंदी, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि न रहूंगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब सिरकंड का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया और दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा। सिरकंड ने कांपते स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर फिर ना आवेगा। बेनी मादोसियां बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले से मिलते देखकर आनंदी से पुलकित हो गए और बोले, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती है। गांव में जिसने वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है। इसी मोड़ पर ये जबरदस्त कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल। नमस्कार।